नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं सुबह 7 बजे की हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश में 5वें दौर के लिए वोटिंग शुरू। अमेठी, सुल्तानपुर और फैजाबाद समेत 11 जिलों की 51 सीटों के लिए 608 उम्मीदवार। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सेना भर्ती पर्चा लीक मामले में महाराष्ट्र और गोवा से 18 लोग गिरफ्तार। हिरासत में लिए गए 300 से ज्यादा छात्र। सेना ने दिए आंतरिक जांच के आदेश। राजकोट और भावनगर से आईएस से जुड़े 2 संदिग्ध गिरफ्तार। गुजरात एटीसी की कार्रवाई। धार्मिक स्थानों को निशाना बनाने की थी साजिश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में से पहली बार मिले भारतीय राजदूत नवदेव सरना। व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात। 28 फरवरी से 4 दिन के अमेरिका दौरे पर जाएंगे विदेश सचिव एस जयशंकर। विश्व महिला शतरंज चैंपियनशिप में भारत को कांस्य पदक। सेमीफाइनल में चीन की खिलाड़ी से हारी ग्रैंड मास्टर हरिका द्रोणपल्ली। विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता के फाइनल से चूकी पूर्व चैंपियन हिना सिद्धू। और आज शुरुआत करेंगे खबरों की विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। इस दौर के लिए 11 जिलों के 51 सीटों पर शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। महिलाओं और युवाओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है, तो बुजुर्ग भी पीछे नहीं हैं। मतदान केंद्रों पर बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए खास व्यवस्था की गई है। 18,822 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। नेपाल से लगने वाले बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और महाराजगंज जिलों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इस दौर में जहां मतदान हो रहा है उनमें बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अमेठी और सुल्तानपुर जिलों की सीटें शामिल हैं। आज ही अंबेडकर नगर की अलापुर विधानसभा सीट के लिए भी वोटिंग होनी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी उम्मीदवार चंद्रशेखर कनौजिया की मौत की वजह से यहां चुनाव टाल दिया गया और अब यहां मतदान 9 मार्च को होगा। मतदान के मद्देनजर नेपाल के सीमावर्ती इलाकों को सुरक्षा बलों ने सील कर दिया है। नेपाल सीमा पर रुपई डीहा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां सीमा को सील किया गया है। रूपा डीहा भारत का आखिरी पोस्ट है और नेपाल में नेपालगंज जिले को जोड़ता है। सीमा पर एसएसबी मुस्तैद है और पैदल आने जाने वाले स्थानीय लोग भी चेकिंग के बाद आ जा पा रहे हैं। नेपाल के रास्ते पूर्वांचल में आपराधिक गतिविधियों के चलते चुनाव में ये एहतियात बरती जा रही है। पांचवें दौर में 96 लाख महिलाओं समेत 1,84,00,000 मतदाता 608 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे, जिनमें तरबगंज से उत्तर प्रदेश के मंत्री विनोद कुमार सिंह, अयोध्या से पवन पांडे और अकबरपुर से बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष राम अचल राजभर पर सबकी निगाहें टिकी हैं। इनके अलावा गायत्री प्रसाद प्रजापति, अमिता सिंह और गरिमा सिंह भी अहम उम्मीदवार हैं। इस दौर में सबसे ज्यादा 24 उम्मीदवार अमेठी सीट पर हैं, जबकि सबसे कम 6 उम्मीदवार कपिलवस्तु और एटवा सीट पर हैं। 2012 के चुनाव में अलापुर समेत इस दौर की 52 सीटों में से समाजवादी पार्टी 37 सीट जीतकर अव्वल रही थी, जबकि कांग्रेस और बीजेपी के हाथ में 5-5 सीटें आई थी। बीएसपी को 3 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 2 सीटों पर पीस पार्टी ने कब्जा किया था। और फैजाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता श्याम सुंदर और बहराइच से हमारे साथ जुड़े हैं संवाददाता पंचानन मिश्रा। श्याम, पहले आपके पास आना चाहूंगी। गंगा जमुनी तहजीब का जिला फैजाबाद
किस तरह का उत्साह सुबह सुबह दिख रहा है मतदान को लेकर? देखिए प्रीति, सुबह 7 बजने से पहले ही जिस मतदान केंद्र पर फैजाबाद में हम मौजूद हैं वहां पर लाइनें लग चुकी हैं। आप मेरे पीछे देख सकती हैं कि बड़ी संख्या में मतदाता जो है वो वोट डालने के लिए पहुंच चुका है। यहां पर मैं बता दूं कि फैजाबाद जो है वो अयोध्या विधानसभा सीट पड़ती है और 2012 तक 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी यहां पर काबिज रही, लेकिन 2012 में समाजवादी पार्टी ने के उम्मीदवार ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से ये सीट छीन ली थी और इस बार यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। यहां पर समाजवादी पार्टी ने अपने पुराने उम्मीदवार पवन पांडे को उम्मीदवार बनाया है, जबकि यहां पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मुस्लिम समुदाय से उम्मीदवार रखा गया है और इसलिए ये माना जा रहा है कि समाजवादी भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद है कि अगर अल्पसंख्यक मतदाताओं में किसी तरह का विभाजन होता है तो उसमें उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा हो सकता है। लेकिन ज्यादातर सीटों पर फैजाबाद की जो 5 सीटें हैं उसमें त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। आपको कुछ इस तरफ हम दिखाना चाहेंगे कि लंबी लाइन लग चुकी है। महिला मतदाता भी जो हैं वो सुबह सुबह मतदान देने के लिए पहुंची हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अम्मा, अपना नाम हमें बता दीजिए। राजकुमारी मिश्रा। राजकुमारी जी, आप सुबह सुबह वोट डालने आई हैं जी। क्या मुद्दे हैं, किस वजह से आप किसी उम्मीदवार को चुनेंगे? अब अपने अयोध्या का तो मंदिर बनना है। अयोध्या में और क्या आप वोट डालने आए? अब डालने आए किस चीज के लिए ये नहीं बता सकते जी। और आप आगे आ जाइए थोड़ा सा, अपना नाम मुझे बता दीजिए। सत्येंद्र श्रीवास्तव। तो आप भी बहुत सुबह वोट डालने आ गए हैं जी। क्या कौन से मुद्दे हैं आपके मन में जिनको लेकर आप किसी उम्मीदवार का चयन करेंगे? मुद्दा क्या, काम होना चाहिए, बढ़िया सरकार अच्छा जो काम करेगी उसको हम वोट देंगे। तो फैजाबाद की अगर बात करें, अयोध्या विधानसभा सीट की अगर बात करें, इस शहर के क्या ऐसे मुद्दे हैं, क्या ऐसे काम है जो आप चाहते हैं कि यहाँ के आप विधायक करें? अरे यहाँ की गली, सड़कें, पानी, बिजली सब अच्छी व्यवस्था कर दें जी। तो आप प्रीति देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के मुद्दे हैं मतदाताओं के, लेकिन एक अच्छी बात जो हम कह सकते हैं कि अभी मतदान शुरू हुए कुछ ही मिनट हुए हैं, लेकिन लंबी लाइनें यहाँ पर मतदान केंद्रों में आप देख सकते हैं। बिल्कुल शाम हम आपके पास आएंगे, फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ। इस समय हम रुक करेंगे, बहराइच में मौजूद है हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा। पंचानन, बहराइच की जनता किस तरह का उत्साह दिखा रही है सुबह सुबह मतदान को लेकर? देखिए प्रीति, जो हमारे सहयोगी श्याम सुंदर ने तस्वीरें दिखाई कि 7 बजे के पहले लोग मतदान केंद्र पर पहुंच गए, बिल्कुल वही हाल यहां पर भी है और लोगों में उत्साह है। और बहराइच हम कह दें सीमावर्ती जो जिला है, नेपाल की सीमा से लगता है, जैसा कि हमने तस्वीरों में दिखाया कि किस तरह से वहां पर मुस्तैद है जो एसएसबी के जवान है और वो कोई भी आतंकी गतिविधि है या कुछ भी है, कोई साजिश है उसको रोकने के लिए, तो वहां से लेकर और आंतरिक यहाँ पर जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो बहुत चुस्त दुरुस्त हमने देखी। इस पूरे जितने भी चरण हो रहे हैं यहाँ पर, और ये 4 जिले यहाँ पर पड़ते हैं पूर्वांचल के, मतदाताओं को साफ देख सकते हैं पीछे की लाइनें लगी हुई हैं 7 बजे के पहले, और लोग विकास के नाम पर वोट डालने की बात करते हैं। सबसे बड़ी चीज बेरोजगारी की बात करते हैं कि उनको रोजगार चाहिए, तो ये एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर है। और एक साथ ही एक चीज और भी है कि माहौल में कुछ ध्रुवीकरण हमको जरूर नजर आता है, जो चाहे रैलियां हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, चाहे बीजेपी के और नेताओं की, तो उस बात से इनकार नहीं कर सकते। और एक जो बड़ी बात यहां पर नजर आ रही है वो ये है कि मुस्लिम मतदाताओं में विभाजन की स्थिति का जहां बीजेपी फायदा उठाना चाहती है, वहीं समाजवादी पार्टी को कहीं न कहीं डर ये सता रहा होगा कि कहीं विभाजन अगर हो गया तो दिक्कत हो सकती है, अगर नहीं हुआ तो फिर ये अल्पसंख्यक बाहुल इलाके हैं पूर्वांचल के, जो जहां पर हम लोग खड़े हुए हैं, करीब 30 से 40% तक मुस्लिम आबादी है, उसका फायदा फिर उस गठबंधन को मिल सकता है। तो देखना होगा कि ये चुनाव किस आधार पर लड़ा जा रहा है और किस मुस्लिम मतदाताओं को विभाजन यहाँ पर होता है कि नहीं, तो क्योंकि बड़ा एक डिसाइडिंग फैक्टर इस पूर्वांचल की सीटों पर हो सकता है। लेकिन खैर वो तो राजनीति की बातें हैं। इसके अलावा जो उत्साह मतदाताओं का है वो काबिल तारीफ है, क्योंकि हमने पिछले 4 चरणों में देखा है कि हमेशा करीब 61 से 62% मतदान यहाँ पर उससे ज्यादा देखा गया है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि जो ये लाइनें दिख रही हैं यहाँ पर, उससे मतदान का जो प्रतिशत है वो ज्यादा और बढ़ेगा, और चुनाव की कोशिशें जो ज्यादा मतदान की है वो भी रंग लाएंगी। प्रीति, बिल्कुल। पंचानन, आप भी बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर श्याम सुंदर का रुख करते हैं। श्याम, हम चाहेंगे तस्वीरें दिखाते हुए आप थोड़ा इन 51 सीटों के बारे में हमें समझाएं, क्योंकि लगातार ये कहा जाता है कि पूर्वांचल जिसके साथ हो लिया, सरकार उसी की बननी है, लखनऊ की गद्दी पर वही बैठेगा। किस तरह के समीकरण इस बार नजर आ रहे हैं, और जैसा पंचानन भी हमें समझा रहे हैं, इस बार समीकरण दिलचस्प काफी नजर आ रहे हैं जिस तरह के उम्मीदवार उतारे गए हैं।
जी बिल्कुल, आपने सही कहा और कम से कम 2012 का रिकॉर्ड तो यही बताता है कि जब 52 सीटों पर चुनाव हुआ था तो उसमें से अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की अगर बात करें, दोनों पार्टियों की सीटों को अगर मिलाएं तो 42 सीटें उनको मिली थी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे। और इस बार अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ज्यादातर सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अगर आप देखें तो 73 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को यहां पर मिली थी और इस बार मुख्यमंत्री पद का कोई उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रंट से लीड कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अमित शाह, वो लगातार उत्तर प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं। और अगर मुद्दों की अगर बात करें तो शुरुआती दौर में जरूर विकास पर काफी फोकस था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, उन्होंने लगातार विकास की बात की, लेकिन उसके बाद खासतौर पर प्रथम चरण के बाद वो सुर बदलते हुए नजर आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या जो बाकी दूसरे स्टार प्रचारक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने अखिलेश सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि धार्मिक आधार पर, जातीय आधार पर विकास का अगर कोई काम भी हुआ है तो उसका फायदा जातीय और सांप्रदायिक आधार पर दिया गया। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक पोलराइजेशन, एक ध्रुवीकरण की भी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई। उसका जवाब अखिलेश सरकार की तरफ से भी देने की कोशिश की। अखिलेश सरकार का ये दावा है कि उन्होंने जिस तरह के हाईवेज बनाए, जिस तरह से बिजली की सप्लाई उन्होंने इंश्योर की और जिस तरह से लैपटॉप बांटे, उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं हुआ। वो एक बेहतर भविष्य, वो नई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और उनको ये उम्मीद है कि मतदाता उन्होंने जिस तरह के वायदे अपने मैनिफेस्टो में किए हैं उसके ऊपर वोट देने के लिए आएंगे। तो दोनों ही लेकिन ज्यादातर सीटों पर पूर्वांचल की ये जो 52 सीटें हैं जिनमें से 51 पर आज मतदान हो रहा है, ये बताया जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है और काफी करीबी लड़ाई तीनों ही पार्टियों के बीच में, बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन यहां पर है। तो इन तीनों ही जो पक्ष हैं काफी करीबी मुकाबला यहां पर बताया जा रहा है। और आप लगातार, हम आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं कि महिलाएं भी बड़ी तादाद में यहां पर आ रहे हैं वोट डालने के लिए। मतदाता, सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं यहां पर, तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके पोलिंग एजेंट्स यहां पर पहुंच चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये आप देख सकते हैं कि सुबह अभी करीब 7:10 हुए हैं और लंबी लाइनें अभी से आप मतदान केंद्रों पर प्रीति देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपने बिल्कुल सही बात कही कि पूर्वांचल की ये जो 52 सीटें हैं जिनमें से 51 पर आज मतदान हो रहा है, वो एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण होगा। खास तौर पर जो सत्तारूढ़ पार्टी है समाजवादी पार्टी, जिसका कांग्रेस के साथ गठबंधन है, उसका सबसे ज्यादा दांव इस चरण में है। उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो बेहतर प्रदर्शन करें अगर उनको सत्ता में लौटना है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अगर आप लोकसभा का रिकॉर्ड देखें तो उनका यहां पर फैजाबाद लोकसभा सीट की अगर बात करें तो लल्लू सिंह जो अयोध्या विधानसभा सीट से लंबे वक्त तक विधायक रहे, वो यहां से सांसद जीते थे। तो निश्चित तौर पर प्रतिष्ठा तीनों ही जो पक्ष हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन कहें, भारतीय जनता पार्टी कहें या बहुजन समाज पार्टी कहें, तीनों के लिए बेहद अहम है ये 5वां चरण अगर उनको यहाँ पर सत्ता पे काबिज होना है। बिल्कुल। श्याम, एक बार फिर हम पंचनन का रुख करते हैं। पंचनन, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से श्याम ने भी हमें डिटेल में समझाया, ये ट्रेंड लगातार देखा गया है। पूर्वांचल जिसके साथ हुआ, वही लखनऊ में गद्दी पर बैठा है, मुख्यमंत्री बना है, उसकी सरकार बनी है। लेकिन पूर्वांचल के अगर मुद्दों की बात करें, हम जानते हैं, जैसा आपने भी लगातार हमें बताया, बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या है, औद्योगिक दृष्टि से बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है, दिमागी बुखार की चर्चा तो हम चुनाव के टाइम पे सुनते ही नहीं है। इस तरह के जो जमीनी मुद्दे हैं, क्या इस बार फिर वो गौड़ होते दिखाई दिए हैं? और लोग क्या बोल रहे हैं? क्या वो भी राजनीतिक दलों के स्वांग में रचकर उसी बयान में बह रहे हैं जैसा राजनीतिक दल उन्हें बहाना चाह रहे हैं? यहाँ प्रीति देखिए, चुनाव जो शिफ्ट हो चुका है पूर्वांचल में है, क्योंकि 4 चरण यहाँ बीत चुके हैं और बाकी के जो 3 चरण है वो पूरी तरह से पूर्वांचल के हैं। तो ये जो मुद्दे हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो बेसिक मुद्दे, विकास के मुद्दे से चुनाव शुरू हुआ था और जो पहला चरण जब बीता या दूसरे चरण के बाद से इन मुद्दों पर कहीं ना कहीं राजनीति हावी होती गई।
इस चुनाव में जो बयानबाजी हमने देखी वो शायद हमें लगता है कि इसके पहले इस तरह से कटुता भरी बयानबाजी कहीं नहीं देखी गई। और एक जो जमीनी मुद्दे हैं जिसका बिल्कुल आपने ठीक जिक्र किया, और ये शायद बातें हम लोग भी कर रहे थे आपस में कि दिमागी बुखार कितनी बड़ी समस्या है पूर्वांचल में, जिसमें हर साल सैकड़ों बच्चों की मौत हो जाती है, लेकिन ऐसे मुद्दे कहीं कोई दिखाई नहीं देते और किसी राजनीतिक दल में चर्चा की बात भी नहीं आती। तो ये कुछ जरूरी मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, यहाँ लोग सड़कें कुछ बनी है, ये बात ठीक है, सड़कों के बारे में स्थिति सुधरी है, बिजली की स्थिति सुधरी है, लेकिन बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन एक बड़ी चीज यही है कि जो धार्मिक आधार पर जो बातें बयानबाजी चुनाव में चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि विकास के मुद्दे को और इन जरूरी मुद्दे जो जमीनी मुद्दे जो जनता के हैं उनको पीछे छोड़ने की वाली हैं। ये शायद भारतीय राजनीति का इस चुनाव में दुखद पहलू होता है, लेकिन हाँ, ये चुनाव है तो राजनीति जरूर होती है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं और जनता वोट डाल रही है, और आपको लग रहा है कि उत्साह किस तरह से है यहाँ पर देखने के लिए। और मुझे लगता है कि इन्हीं मुद्दों को रखकर जनता कहीं ना कहीं वोट डालने आती है, और पूर्वांचल के लोग शायद जो उम्मीद करते हैं अपनी आने वाली सरकार से, उसी को चुनने के लिए यहाँ पर लंबी लाइनों में लोग खड़े हुए हैं। बिल्कुल, आज सबकी नजरें होंगी पूर्वांचल किस तरह का ट्रेंड वोटिंग परसेंटेज को लेकर सेट करेगा, और जिस तरह का उत्साह आप लगातार दिखा रहे हैं, लग रहा है कि अच्छा प्रतिशत हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल लगातार हम अपने बुलेटिन में आपके पास आते रहेंगे। श्याम सुंदर, फिलहाल आपका फैजाबाद से हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहराइच से पंचानन मिश्रा, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और चुनाव की बात करें तो छठे दौर के लिए अब प्रचार काफी तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर और महाराजगंज में कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने रैली को संबोधित किया। इस मौके पर उनके निशाने पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन रहा। जौनपुर में रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जहां केंद्र की उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की असफलताओं को उजागर किया। मोदी जी ने 2.5 साल के अंदर 93 योजनाएं बनाई है। 93 योजनाएं गरीब के लिए, युवा के लिए, किसान के लिए, गांव के लिए, पिछड़े के लिए, दलित के लिए। मगर आप तक ये योजनाएं नहीं पहुंचती है, क्योंकि बीच में एक समाजवादी पार्टी की निकम्मी सरकार जो योजनाओं को नीचे नहीं आती। इस मौके पर उनके निशाने पर बीएसपी प्रमुख मायावती भी रही। ये बुआ भतीजे का जो खेल चला है, उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर रख दिया है। बताओ, आपके गांव में 24 घंटा बिजली आती है क्या? किसानों का धान खरीदा जाता है, युवाओं को रोजगारी मिली है, माँ बहनों की सुरक्षा है। रैली में अमित शाह ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी के गठबंधन को अवसरवादी करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं अखिलेश यादव ने भी महाराजगंज में रैली करके बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने नोटबंदी के फैसले को पूरी तरह से असफल करार दिया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को महाराजगंज में जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री के बयान पर फिर पलटवार करते हुए कहा कि हम कब्रिस्तान और शमशान की नहीं, लैपटॉप और स्मार्टफोन की बात करते हैं। कहते हैं खाओ गंगा मैया की कसम। और आप तो जानते हैं कि प्रधानमंत्री जब गए थे काशी में चुनाव लड़ने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि गंगा मैया ने हमें बुलाया है। हम कहते इस मौके पर कि अगर काशी में 24 घंटे बिजली नहीं आ रही है तो खाएं प्रधानमंत्री भी गंगा मैया की कसम कि 24 घंटे हम बिजली काशी में नहीं दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने बीएसपी प्रमुख मायावती पर भी तंज किया। उन्होंने बीएसपी और बीजेपी के बीच जुगलबंदी का आरोप भी लगाया। मैं कह रहा हूं इन साथियों से कह रहा हूं कि हमारी बुआ से सावधान रहना। ये बीजेपी से कब रक्षाबंधन मनाने कोई नहीं जानता, इसलिए उनसे भी सावधान रहना। और जहां तक सवाल इस विधानसभा का है, हमें आपसे यही निवेदन, यही अपील करनी है कि आप कम से कम हमारी सरकार बनाने के लिए हमारी मदद करो। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान हो रहा है। सभी पार्टियां बाकी बचे चरणों में अपने पक्ष में हवा बनाने में लगी हैं। छठे चरण के लिए मतदान 4 मार्च को होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने बलिया और गोरखपुर में रैली करके केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। बलिया में बीएसपी प्रमुख मायावती को सुनने बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। इस मौके पर उनके निशाने पर केंद्र की बीजेपी सरकार रही।
उन्होंने केंद्र पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने अपने 3.25 साल के कार्यकाल में एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। लगभग 3.25 वर्षों के कार्यकाल के दौरान यहाँ इन दोनों ही सरकारों की गलत नीतियों व गलत कार्यकलापों के कारण अब यहाँ प्रदेश की लगभग 22 करोड़ जनता में जो जबरदस्त नाराजगी व आक्रोश व्याप्त है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब बीजेपी अपने किसी भी चेहरे को प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने की अपनी अभी तक भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। वहीं मायावती ने राज्य की अखिलेश सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में आतंक का माहौल है। वे इनके समाजवादी पार्टी को यहाँ अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगल राज आदि का खास प्रतीक माना जाता है। क्या आप लोग और आपके क्षेत्र की जनता क्या सपा व कांग्रेस गठबंधन के ऐसे दागी चेहरे को अपना वोट देंगे? मायावती ने समाजवादी पार्टी की अंदरूनी कलह पर भी तंज किया। उन्होंने आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार पर साजिश रचने का आरोप लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आरक्षण भी कम कर दिया है। और फिलहाल आइए कुछ और अहम खबरों का रुख करते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी महाराष्ट्र में कांग्रेस से हाथ मिलाएगी। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने रविवार को जानकारी देते हुए कहा कि उनकी पार्टी राज्य के सभी 10 नगर निगमों और 25 जिला परिषदों में कांग्रेस से गठबंधन करेगी। इस बारे में एनसीपी और कांग्रेस के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा अगर दोनों पार्टियां गठबंधन करती हैं तो 25 जिला परिषदों में 17 से 18 जगहों पर सत्ता में आ सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही गठबंधन को अंतिम रूप दिया जाएगा। बीएमसी में शिवसेना को समर्थन देने पर पवार ने कहा कि अगर जरूरत हुई तो स्थानीय स्तर पर इस बारे में फैसला लिया जा सकता है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में एक भी अनाधिकृत कॉलोनी नियमित नहीं हुई है। कांग्रेस ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कल अनाधिकृत कॉलोनियों के प्रधानों और कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया। इनमें आने वाले दिनों में होने वाले नगर निगम चुनाव के मद्देनजर ऐसी कॉलोनियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई और भविष्य के लिए कार्य योजना भी तैयार की गई। माकन ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने का वादा किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार और बीजेपी शासित नगर निगम इन कॉलोनियों के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। माकन ने दावा किया कि कांग्रेस की दिल्ली सरकार ने 895 अनाधिकृत कॉलोनियों को पक्का किया था। हालांकि कांग्रेस के सत्ता से जाने के बाद इन कॉलोनियों में कोई विकास नहीं हुआ। महाराष्ट्र और गोवा में सेना में भर्ती की परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला सामने आया है, जिसके बाद कल हुई परीक्षा को कई केंद्रों पर रद्द कर दिया गया है। खुफिया जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने एक टीम बनाकर नासिक, पुणे और नागपुर समेत गोवा में कुछ जगहों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस को थाने में कुछ उम्मीदवार प्रश्न पत्र हल करते हुए भी मिले। मुंबई से सटे ठाणे में पुलिस ने सेना में निचले पदों पर भर्ती में घोटालेबाजी का खुलासा किया है। रविवार को क्राइम ब्रांच की टीम ने इसी सिलसिले में महाराष्ट्र और गोवा से सेना के एक पूर्व कर्मचारी और एक अर्धसैनिक बल कर्मी समेत 18 लोगों को गिरफ्तार किया। मामले में 350 छात्रों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। क्राइम ब्रांच ने गुप्त सूचना के आधार पर रैकेट का पर्दाफाश किया है। डायरेक्टर जनरल आर्मी रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उनके ऑफिसर्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस के सीनियर ऑफिसर्स के साथ में इंफॉर्मेशन शेयर की गई। ईमेल से उनके साथ में संपर्क प्रस्तावित करके जो पेपर्स हमें मिले थे वो पेपर्स भी उनको ईमेल किए गए और एक्चुअली जब एग्जाम हुई तो एग्जाम में जो पेपर आया था वो आए थे वो पेपर्स, और जो ये लोगों के पास में आज रात को मिले थे, अर्ली मॉर्निंग मिले थे, वो पेपर्स बिल्कुल एक जैसे निकले। रविवार को देश भर में 52 केंद्रों पर सैनिक लिपिक, स्ट्रॉन्ग मैन और ट्रेड्समैन समेत कई पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। मामला सामने आने के बाद कामठी, नागपुर, अहमदनगर, अहमदाबाद, गोवा और किरके समेत कई केंद्रों पर परीक्षा रद्द कर दी गई। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए एजेंट ज्यादातर कोचिंग क्लास में पढ़ने वाले छात्रों को अपना शिकार बनाते थे। पुलिस कोचिंग संस्थानों की भूमिका की भी जांच कर रही है। सेना ने भी आंतरिक जांच के आदेश दे दिए हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गुजरात एटीएस ने कल राजकोट और भावनगर से 2 संदिग्ध आईएसआईएस आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। दोनों सगे भाइयों वसीम रामोदिया और नईम रामोदिया पर आईएस से जुड़े होने का आरोप है। गुजरात एटीएस का कहना है कि दोनों पर पिछले 3 महीनों से नजर रखी जा रही थी और पाया गया कि दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आईएस के संपर्क में थे। पुलिस के मुताबिक संदिग्ध वसीम और नईम रामोदिया पढ़े लिखे हैं। एक भाई एमसीए और दूसरा बीसीए है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि दोनों भाई सुरेंद्रनगर जिले के चोटिला जैसे धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की साजिश रच रहे थे। उनके पास से बम बनाने का सामान भी बरामद हुआ है। गिरफ्तारी के बाद सोमनाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि गिरफ्तार संदिग्धों के पिता ने अपने बेटे के ऐसे किसी भी गतिविधि में शामिल होने की जानकारी से इनकार किया है। हमारी एटीएस की टीम ने राजकोट से 2 एक्यूज को अरेस्ट किया है। एक का नाम है वसीम आरिफ रामोड़िया और दूसरा का नाम है नईम आरिफ रामोड़िया। दोनों भाई है। अभी एक धार्मिक स्थान पर वो अटैक करने वाले थे। वो इन्फॉर्मेशन हमें मिली और इनके पास से हमने वर्कआउट किया तो टाइमली हमने ऑपरेशन करके इनको पकड़ लिया है। कोई ने નથી ખબર મને તો જરાય નથી ખબર કાંઈ કશું નથી ખબર આ જવારે પોલીસ આવીને ત્યારે ખબર પડી કારણ કે તમારી જે નામના છે છાપ છે ને એ સીધી અસર આવી આ છે ખલાસ થઈ ગયો મારે ઝેર ખાવા જેવું થઈ ગયું। विदेश सचिव एस जयशंकर कल 4 दिन की अमेरिका यात्रा पर रवाना होंगे। हाल ही में भारतीय आईटी पेशेवरों पर हुई गोलीबारी के मद्देनजर विदेश सचिव के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। जयशंकर ट्रंप प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ बातचीत में इस मुद्दे को उठा सकते हैं। इसके अलावा H-1B वीजा मामले पर भी बात हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद जयशंकर की ये दूसरी अमेरिकी यात्रा होगी। इसके पहले नवंबर 2016 में भी वो वॉशिंगटन गए थे। अमेरिका में भारत के राजदूत नवदेव सरना ने कल ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। उनके अलावा कई देशों के राजदूतों ने भी यहां ट्रंप से मुलाकात की। 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ट्रंप से शीर्ष भारतीय राजनयिक की यह पहली मुलाकात है। ट्रंप ने शनिवार को सभी नए विदेशी राजदूतों से मुलाकात की। 2002 से 2008 तक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रहे सरना इससे पहले इजरायल में भारत के राजदूत रह चुके हैं। अमेरिका में H-1B वीजा को लेकर भारतीयों की चिंताओं के मद्देनजर इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। बात खेलों की। विश्व महिला शतरंज चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारतीय ग्रैंडमास्टर डी हरिका कांस्य पदक अपने नाम किया है। कल हुए सेमीफाइनल में उन्हें चीन की टेंग जोई के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा। हरिका ने टाई ब्रेकर में कई मौके गंवाए जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। हरिका ने टाई ब्रेकर की पहली बाजी में जीत के साथ शुरुआत की। उन्होंने सिर्फ 17 चाल में जीत दर्ज की। दूसरी बाजी में भी गलतियां करते हुए उन्हें 4-5 से मैच गंवाना पड़ गया। वहीं दिल्ली में चल रहे विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत को निराशा हाथ लगी है। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में पूर्व नंबर 1 हिना सिद्धू 0.1 के मामूली अंतर से फाइनल में जगह बनाने से चूक गई। वो 11वें स्थान पर रही। और अब आखिर में हेडलाइंस। उत्तर प्रदेश में 5वें दौर के लिए वोटिंग शुरू। अमेठी, सुल्तानपुर और फैजाबाद समेत 11 जिलों की 51 सीटों के लिए 608 उम्मीदवार। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सेना भर्ती पर्चा लीक मामले में महाराष्ट्र और गोवा से 18 लोग गिरफ्तार। हिरासत में लिए गए 350 छात्र। सेना ने दिए आंतरिक जांच के आदेश। राजकोट और भावनगर से आईएस से जुड़े 2 संदिग्ध गिरफ्तार। गुजरात एटीएस की कार्रवाई। धार्मिक स्थानों को निशाना बनाने की थी साजिश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पहली बार मिले भारतीय राजदूत नवदेव सरना। व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात। 28 फरवरी से 4 दिन के अमेरिका दौरे पर जाएंगे विदेश सचिव एस जयशंकर। विश्व महिला शतरंज चैंपियनशिप में भारत को कांस्य पदक। सेमीफाइनल में चीन की खिलाड़ी से हारी ग्रैंड मास्टर हारिका द्रोणपल्ली। विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता के फाइनल से चूकी पूर्व चैंपियन हिना सिद्धू। और फिलहाल सुबह 7 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए मीडिया मंथन। नमस्कार।